हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB रिक्रूटमेंट 2022 तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। सबसे पहले टेंटेटिव वैकेंसीज की लिस्ट है जिसमें 3000 के अराउंड पोस्ट्स हैं, PGT, TGT, असिस्टेंट टीचर्स सभी मिलाकर। मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ें डिस्कस करने के पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि DSSB के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल होने के कंडीशन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो DSSB में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये केवल वहाँ के कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दिल्ली के बाहर से भी जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करते हैं तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो ये आप सभी के लिए यूज़फुल है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो 2022 ईयर आप सभी के लिए ज़रूर ये आपकी विश पूरी करे कि आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसी केस में आगे बढ़ते हैं, लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक्स, सिलेबस, कंप्लीट डिटेल कवर करने की कोशिश करते हैं कि DSSB में किस तरीके से सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या होती है और क्या बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं जिससे आप बेटर स्कोर कर सकें। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को सब कुछ पता है, पैटर्न भी पता है, ये भी पता है, बुक्स भी पता है, फिर भी इसमें कोई नई चीज़ आपके लिए निकल कर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट आई थी और इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दी गई है, जिसमें कि PGT के लिए है, TGT के लिए भी है और असिस्टेंट टीचर के लिए भी पोस्ट्स हैं। तो ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो गई है जिसमें कि सभी के लिए डेट्स दे दिए गए हैं कि कब एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हो जाएंगे और कब तक एग्जामिनेशन हो जाएंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में एडवर्टीज़मेंट आने भी शुरू हो गए। तो अभी एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/22, एडवर्टीज़मेंट नंबर 2/22 और आज संडे है 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022 संडे है, इसलिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई है। तो 2 दिनों में 2 एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं। इसका मतलब अब टीचर्स की भी एडवर्टीजमेंट 1 by 1 आने लग जाएंगी। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आपको कुछ बुक्स वगैरह या फिर कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ब्लॉग भी अपनी रखी है, इस ब्लॉग पर मैंने अपडेट की हुई है, तो ब्लॉग की मैं लिंक दे देती हूँ और अभी आपको मैं शॉर्ट में आपको यहाँ डिटेल्स भी बता देती हूँ। इसमें जो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस या जो भी हम एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करें, ये अभी 2000 जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो सिलेबस थे, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पैटर्न था उस पर बेस्ड है। और अगर फ्रेश अभी आती है एडवर्टीज़मेंट तो उसमें फिर क्या चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो जो ऑलरेडी एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो PRT, TGT या असिस्टेंट टीचर के लिए Tier 1 एग्जामिनेशन, सिर्फ एक एग्जामिनेशन होती है, Tier 1 एग्जामिनेशन। PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए Tier 1 और Tier 2 2 एग्जाम्स होते हैं। तो Tier 1 क्वालिफाई होने के बाद फिर Tier 2 भी अपीयर होना पड़ता है। पर यहाँ पर PRT टीचर बनना चाहते हैं, TGT, तो Tier 1 एग्जामिनेशन काफ़ी हो जाएगी अगर उसमें कट ऑफ आप। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वन क्वेश्चन गलत होने से 0.25 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने बोला कि बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो 2 लैंग्वेज में होती है एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश में। जो लैंग्वेज पेपर्स हैं वो तो स्ट्रिक्टली हिंदी में ही होंगे, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में ही होंगे, या इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में होगा। बाकी जो भी रहता है जैसे मैथ्स रहेगा या बाकी के और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो Tier 1 के लिए सभी का जो सिलेबस है, PRT हो, TGT हो, PGT हो या और भी कोई टीचर अगर यहाँ पर है तो उनके लिए Tier 1 का जो पैटर्न रहता है और सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। तो किस तरीके से, जनरल अवेयरनेस या GS, आप GK GS जिसे बुलाते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आप बुला ले या फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी बुला ले, उसके लिए 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहते हैं, मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क। फिर मैथ्स रहता है, मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी मैथ्स एंड थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं।
हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगी वो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। तो ये पार्ट ए पार्ट बी में सब बांटा जाता है टीयर 1 को। तो पार्ट ए में हो गए ये 20 100 मार्क्स तक के जो हो गए पार्ट ए हो गया। और पार्ट बी में जो पीआरटी है उनके लिए पैडागोजी पर, टीचिंग पैडागोजी पर क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी आपके लिए टीजीटी वगैरह के लिए आपने जो सब्जेक्ट पढ़ी है उस आपके जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चंस रहते हैं 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। और जो पीआरटी होते हैं उनके लिए टीचिंग पैडागोजी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं जिसके लिए 2 घंटे का वक्त आपको दिया जाता है। तो ये 2 घंटे का वक्त दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग होती है। येस देयर इज निगेटिव मार्किंग ऑल्सो। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पीजीटी है उनके लिए टीयर 2 होता है। तो टीयर 2 अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पहले तो, क्योंकि क्या होता है टीयर 1 होना चाहिए क्वालिफायर। तो टीयर 1 में पार्ट ए में जो जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस हम जो बात कर रहे हैं उसमें कैसा रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स से आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस मतलब सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत सब कुछ होना चाहिए आपको। एवरीडे के बारे में जो न्यूज़ में आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। तो ये सिलेबस की बात करते हैं। फिर बुक्स की भी बात हम करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस हो गया या रीजनिंग एबिलिटी हो गया या मेंटल एबिलिटी हो गई। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, एनालॉगीज, कुछ पिक्चर्स रहेंगे। फिर उस पर रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, एनालिसिस होता है, जजमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चंस होंगे, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट जैसे कि इसकी माता जी के ये भाई हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड पिक्टोरियल भी रहता है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपके हो गए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जो कि आप ऐसे डे टू डे बेसिस पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैठ के। उसके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड बहुत इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, तो आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी से सॉल्व कर लेते हैं। अब मैथ्स के कंसेप्ट पर जो रहते हैं जिनमें मैथ्स बिल्कुल आना ही चाहिए आपको, वो हो गया मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का। तो उसमें आपका रहता है प्रतिशत हो गया, डेसिमल हो गया, डेटा फ्रैक्शन हो गया, मीन्स एलसीएम एचसीएफ हो गया, लघुत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। तो ये सब हो गया। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करके जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको कुछ लिखा रहेगा कुछ लाइंस और उसके बेस्ड उस पर क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, ग्रामर रहता है बेसिकली, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, तो अनुलोम विलोम, समानार्थी शब्द और ऐसे विपरीतार्थक शब्द ऐसे। फिर हिंदी में भी वैसे रहेगा, जो इंग्लिश में ग्रामर है वही हिंदी में ग्रामर आपका रहेगा। हिंदी में हिंदी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आना चाहिए, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची विपरीतार्थक, जिसे पर्यायवाची विपरीतार्थक कोई सिनोनिमस एंड एंटोनिम्स बोलते हैं। तो ये पार्ट बी को अभी हमने, और पार्ट बी में आपका जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आप जिस सब्जेक्ट से आप अपियर हो रहे हैं वो रहेगा। और पीआरटी के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो पीआरटी के लिए तो पैडागोजी वगैरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब बुक्स के लिए क्या रहता है, जो सबसे अच्छी बुक रहती है, सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। आप जो भी मीडियम चूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स ऑल सब्जेक्ट्स आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था आपका जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके जीएस वाला पार्ट, जिसमें कि आपको थोड़ा भूगोल भी आना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री इतिहास आना चाहिए, थोड़ा समाज विज्ञान आना चाहिए, तो वो एनसीईआरटी की बुक जब आप 6 to 10 स्टैंडर्ड या 5 to 10 स्टैंडर्ड की पढ़ लेते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली, तो एक स्लॉट फिक्स करनी होती है जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपने पढ़ी है तो इवन आईएएस जो तैयारी करते हैं वो भी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी एनसीईआरटी की बुक्स पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्लॉट फिक्स करनी चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स रेगुलर बेसिस पर ऑल सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स ये तो मस्ट है।
उसके बाद कुछ बुक्स की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि एक रीजनिंग की बुक मैं भी अपने पास हमेशा रखती हूँ, RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल एस चांद की पब्लिकेशन है। तो ये बुक मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ के PO के भी एग्जाम अपियर होते हैं, आप इसको पढ़ के SSC की भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक की एग्जाम हो गई, UPSC वाले भी तैयारी इसकी बुक रखते हैं। तो ये एक RS अग्रवाल की बहुत फेमस बुक है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो ये आपकी रीजनिंग वाली जो पार्ट हो गई, मेंटल एबिलिटी वाली, उसके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद एक और बुक आप देख सकते हैं BS सिजवाली की न्यू अप्रोच फॉर रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो ये भी एक फेमस बुक है, लेकिन RS अग्रवाल की बुक तो ऑलमोस्ट जो भी कंपटीशन देना चाहते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की कल आ जाए या कोई और भी, तो ये एक RS अग्रवाल की बुक रखनी चाहिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स के लिए, ये भी इसके लिए भी RS अग्रवाल बेस्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें आप RS अग्रवाल की बुक एक ले लें, या एस चांद पब्लिकेशन की रहती है। और उसके बाद फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, इसकी एक और बुक ले सकते हैं आप अगर चाहे तो। उसके बाद इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम होती है, हिंदी तो आपने अगर ग्रामर पढ़ ली, इंटरनेट से थोड़ा पढ़ लिया, या थोड़ा सा आपने जो NCERT की सारी बुक पढ़ ली ग्रामर की और उसमें से आपने कर लिया, तो वो कॉम्प्रिहेंशन, तो वो हो गया आपका हिंदी का प्रिपरेशन, हिंदी के लिए कुछ खास नहीं। और इंग्लिश के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश के लिए भी NCERT बेस्ट है, आप पूरी उसको अच्छे से ग्रामर उसकी पढ़ ले तो हो जाता है। फिर भी अगर एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की, और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये 2 बुक आप इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा ये इतना, तो इसके अलावा और भी अगर बुक्स है वगैरह, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए और मैथमेटिकल जो पूरा सेक्शन था, मतलब मैथ्स की जो पूरी सेक्शन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मेरी खुद की पोस्ट ग्रेजुएशन है, ऑनर्स है मैथमेटिक्स में, BEd भी है मेरी मैथमेटिक्स एंड साइंस में, उसके बाद मेरा MBA है, और मैंने बहुत सालों तक मैथमेटिक्स का जो है कॉलेज में भी पढ़ाया है, स्कूल लेवल पे भी। तो ये और अभी भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या बहुत सारी प्रिपरेशन अभी भी मैं मतलब करा रही हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके लिए वीडियोस बनाकर आपके लिए ला सकती हूँ, बट ये रहेगा कि बहुत सारे व्यूअर्स की अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट होंगे कि इस पर आप वीडियोस लाओ, तो ही वीडियोस, क्योंकि वीडियोस बनाने में एक एक पॉइंट पर वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो इस पर अगर आप बोलेंगे LCF, HCM, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिस्टमेटिकली कवर करा देती हूँ, चाहे तो RS अग्रवाल से भी मैं कवर करा देती हूँ आपको। अगर आप वीडियो इनकी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन मैं अभी से आपको स्टार्ट करा दे सकती हूँ। इसकी भी आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से, और दूसरी चीज़ इसकी भी मिल जाएगी आपको, ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, तो इसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। तो इसकी भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं अगर बहुत सारे लोगों की ये कमेंट सेक्शन में रिक्वायरमेंट बताएंगे तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो या कुछ इंप्रूवमेंट हो, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।